हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 2 के अंदर, उन सभी के पास बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर के हों, सोल के हों, एनसीवेब के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कंपनी लॉ का। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कंपनी लॉ सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इसकी जो पांचों यूनिट आपके सिलेबस में दी गई हैं, वो पांचों यूनिट काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। एक एक कंसेप्ट आपको जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा, साथ में आपको समझाऊंगा भी और उनके क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जो किया गया इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ का। जो ये नोट्स हैंगे, ये मेरी खुद की बनाई हुई बुक हैगी, एक टेक्स्ट बुक हैगी आप लोगों के लिए, सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए, चाहे प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या ऑनर्स का स्टूडेंट हो, रेगुलर का हो, सोल का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इसे परचेज कर सकता है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 199 रुपीज की है। पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी। इसमें आपको नोट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसी से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बुक परचेज करने के लिए आप मैंने आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी और जो टेलीग्राम का लिंक है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है। आप चाहे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम पर मेरे को डीएम करें, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आ जाएगा यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 वीडियो का, जिसके अंदर हमें स्टार्ट करना है अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज से। इससे पहले का जो भी कंटेंट है वो हम वीडियो के पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको वो वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज की जो मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, अगर उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सेक्शन 17 empowers the company by special resolution to alter the object or change the place of its registered office from one state to another if the alteration is sought any of the following ground। क्या बोला है, सेक्शन 17 है वो पावर देता है कंपनी को कि कंपनी चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज को और अपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को दोनों को चेंज कर सकती है। उसके लिए क्या क्या जरूरत है, देखिए, टू कैरी ऑन बिजनेस मोर इकोनॉमिकली एंड मोर एफिशिएंटली। जो पर्पस होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने का, वो क्या होना चाहिए कि जो बिजनेस करना है वो और मोर इकोनॉमिकली और मोर इफिशिएंटली तरीके से करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर रहे हो। टू अटेन इट्स मेन पर्पस बाय न्यू और इम्प्रूव्ड मीन्स, जो उसका पर्पस है कंपनी का वो अचीव करना है नए तरीके से। टू इनलार्ज और चेंज द लोकल एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन, जो कंपनी के बिजनेस का लोकल एरिया है उसको बढ़ाना है, इसलिए आप ये ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो। टू कैरी ऑन सम बिजनेस विच अंडर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस मे बी कन्वीनियंटली और एडवांटेजेसली कंबाइंड विद द बिजनेस ऑफ कंपनी, कोई नया और साथ में बिजनेस करना है इसी बिजनेस के अंदर, जिससे ये इस बिजनेस को और फायदा हो सके, इसलिए आपको अल्टरेशन करना है ऑब्जेक्ट क्लॉज को। टू रिस्ट्रिक्ट और अबंडन एनी ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बता रखा है, पर्पस बता रखा है कंपनी का, लेकिन उसे अब खत्म करना है, इसलिए अल्टरेशन कर रहे हो। टू सेल और डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, आपका जो बिजनेस है आप या तो उसे पूरा बेच रहे हो या उसका कुछ पार्ट बेच रहे हो, इसलिए आप अल्टरेशन करना चाहते हो। अगर इनमें से कोई रीजन है तो आप अल्टरेशन कर सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन की मदद से, ठीक है। लास्ट है जो अल्टरेशन का है इसमें, वो है अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ द कंपनी। तो द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड अनलेस द मेंबर एग्री इन राइटिंग। जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी को हम तब तक नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक वो कंपनी के मेंबर राइटिंग में ना दे दे उसके लिए एग्री। द कंसेंट ऑफ मेंबर में हाउएवर बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर द अल्टरेशन, जो ये मेंबर की कंफर्म कंसेंट है वो आप कभी भी दे सकते हैं रजिस्ट्रार को, या तो अल्टरेशन से पहले या अल्टरेशन से बाद में, लेकिन ये रिटर्न कंफर्मेशन लेनी पहले जरूरी है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी मे बी बाय वे ऑफ सब्सक्राइबिंग फॉर मोर शेयर देन द नंबर हेल्ड बाय देम एट द डेट ऑन विच द अल्टरेशन इज मेड और एनी इन अदर मैनर। जो लाइबिलिटी है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, जो आपके नंबर ऑफ शेयर अभी तक मेंबर ने हेल्ड कर रखे थे, या तो वो और शेयर परचेज कर लें, इस तरीके से उनकी लाइबिलिटी को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लाइबिलिटी क्लॉज को अल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मेमोरेंडम का सारा कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब आती है आपको कुछ डॉक्ट्रिन्स देखने हैं, डॉक्ट्रिन कह सकते हैं एक तरीके से, जो एक्ट लॉ देंगे, थ्योरी देंगी, वो देखनी है। तो पहला आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये क्या कहता है, अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड पावर। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, किसी की पावर से आगे बियॉन्ड जाकर कोई काम करना, वो कहलाता है अल्ट्रा वायर।
मीन्स एनी एक्ट डन बाय कंपनी बियॉन्ड इट्स लीगल पावर एंड अथॉरिटी। कंपनी के केस में अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा काम जो कंपनी करती है अपनी पावर और अथॉरिटी से बाहर जाकर, उस चीज को अल्ट्रा वायर्स कहा जाता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द कंपनी हैज एन इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस एंड इज सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। द कंपनी कैन देयरफॉर परफॉर्म एक्ट ऑन इट्स ओन। ये देखा गया है कि जो कंपनी है उसकी एक अपनी लीगल एग्जिस्टेंस होती है और वो एक सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट होती है, अपने मेंबर से अलग होती है। तो कंपनी चाहे तो अपने आप से कोई भी काम मतलब अपना कोई भी एक्ट कर सकती है खुद के नाम पर। एनी एक्ट डन बाय कंपनी विच इज नाइदर ऑथराइज्ड बाय इट्स ऑब्जेक्ट नॉर बाय कंपनीज एक्ट इज अल्ट्रा वायर द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर कंपनी कोई भी ऐसा एक्शन लेती है या कोई एक्ट करती है जो कि ना तो उसके आर्टिकल या मेमोरेंडम के अंदर दिया गया है ऑब्जेक्ट में और ना ही कंपनीज एक्ट के अंदर उसे वो पावर दी गई है, तो ऐसा कोई भी काम अगर कंपनी करती है तो वो अल्ट्रा वायर कहलाता है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर द कंपनी इज वॉइड एंड कैन नॉट बाइंड द कंपनी। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कंपनी की पावर के बाहर जाकर किया जाता है वो अल्ट्रा वायर होता है और उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती है। क्योंकि कंपनी के बिहाफ पर कोई भी एक्ट कौन करता है, जो डायरेक्टर, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय होते हैं वो करते हैं। और अगर वो कंपनी का नाम लेकर कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो कंपनी की पावर के लिए बाहर है, तो उसके लिए कंपनी कोई भी लायबल नहीं होगी, उसके लिए वो इंडिविजुअली लायबल होते हैं। सिंस द एक्ट इज वॉइड इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर आइदर। तो जो ये एक्ट है वो वॉइड हो जाता है, मतलब इलीगल हो जाता है और अब इसे कौन शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। एन एक्ट एन ultra wires contract being void ab initio cannot become ultra wires by reason of estoppel, lapse of time, ratification, acquiescence और delay। जो एक्ट स्टार्टिंग से ही void ab initio होता है, मतलब इलीगल होता है स्टार्टिंग से ही, तो उसको इंट्रावायर्स नहीं किया जा सकता, ना तो स्टेपल की वजह से, ना लैप्स ऑफ टाइम की वजह से, ना रेटिफिकेशन की वजह से, किसी भी तरीके से उसे ठीक नहीं किया जा सकता। एन एक्ट अल्ट्रावायर द पावर ऑफ डायरेक्टर बट नॉट अल्ट्रावायर द कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर। अगर कोई ऐसा काम है जो डायरेक्टर की पावर के बाहर है लेकिन कंपनी की पावर्स के अंदर है और डायरेक्टर्स ने कर दिया है, तो उसे शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कंपनी की पावर के बाहर है और उसे शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर सकते, मतलब सही नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली एन एक्ट अल्ट्रावायर द आर्टिकल ऑफ कंपनी बट द पावर ऑफ मेमोरेंडम कैन बी रेटिफाइड बाय अल्टरिंग द आर्टिकल। वहीं बोला है कि अगर कोई ऐसा एक्ट है, मतलब ऐसा काम है जो कंपनी के आर्टिकल की पावर के तो बाहर है लेकिन मेमोरेंडम के अंदर जो पावर मेंशन है उसके अंदर है, तो इस केस में हम आर्टिकल को अल्टर करके उस एक्ट को इंट्रावायर करवा सकते हैं, मतलब लीगल करवा सकते हैं। लेकिन अगर मेमोरेंडम की पावर के भी बाहर जाकर कोई काम करा है कंपनी के बिहाफ पर, तो फिर उसे किसी भी तरीके से रेटिफाई मतलब इलीगल नहीं किया जा सकता। ठीक है। The rationale behind this doctrine is that since the company is an artificial legal person, the director cannot buy the company by such act which are not within the scope or activity of the company। इस डॉक्ट्रिन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि जैसे कि सभी को पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो कंपनी के बिहाफ पर डायरेक्टर उसके सारे डिसीजन लेते हैं। तो डायरेक्टर कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले ले जिसकी वजह से कंपनी को लायबल होना पड़े, जो कि कोई ऐसा काम ना कर दे जो कि कंपनी की पावर के बाहर था, फिर भी डायरेक्टर ने कंपनी का नाम लेकर कर दिया है और बाद में उसके लिए कंपनी को लायबल ठहराया जाए, तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए ये एक्ट इंट्रोडक्शन लाया गया था इस एक्ट का। इफ दे डू सो देन इट विल लीड द फॉलोइंग consequences। इन अदर वर्ड द इफेक्ट ऑफ सच एक्ट आर एज फॉलोज। अगर डायरेक्टर ऐसा करते हैं कि कंपनी के पावर के बाहर जाकर कोई भी एक्ट कर देते हैं जिसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती है, तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, तो दीज एक्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। तो जो वो काम किया गया है वो कंपनी को बाइंड नहीं करेगा, मतलब कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। द कंपनी कैन नॉट sue और sued बाय थर्ड पार्टी फॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसके लिए ना तो कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है, ना कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है। द मेंबर कैन ऑब्टेन एन इंजंक्शन ऑर्डर एंड रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग अल्ट्रा वायर एक्ट। जो मेंबर हैं वो एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करके कंपनी को ऐसा करने से रोक भी सकते हैं। द डायरेक्टर आर पर्सनली लायबल फॉर सच एक्ट। जो डायरेक्टर होंगे वो इस एक्ट के लिए खुद पर्सनली लायबल होते हैं। हाउएवर एक्ट विच आर विद इन द पावर ऑफ कंपनी बट बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर कैन बी रेटिफाइड एट जनरल मीटिंग। वही बोला है, लेकिन अगर जो एक्ट है वो डायरेक्टर की पावर के बाहर है लेकिन कंपनी की पावर के अंदर है, तो जनरल मीटिंग में उसे रेटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉलोइंग द लीगल प्रोसीजर देन इट इज डली वेस्टेड इन द कंपनी।
दैट इज द कंपनी कैन एंजॉय द राइट ऑफ ओइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्या बोला है, अगर अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी गई है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंपनी के नाम पर, तो जो कंपनी है उसके पास सारे उसके राइट आ जाते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करने के राइट कंपनी के पास आ जाते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। In case of a ultra-wire contract, since these acts are void ab initio, so they cannot be enforced. However, the following 2 points must be noted in this respect. क्या बोला गया है, जो अल्ट्रा वायर्स एक्ट होते हैं वो स्टार्टिंग से ही इलीगल होते हैं, वॉइड होते हैं, इसलिए उन्हें इन्फोर्स किए ही नहीं जा सकता है। इन केस ऑफ अल्ट्रा वायर लैंडिंग बाय कंपनी, द कंपनी कैन फाइल अ सूट एंड रिकवर इट। अगर अल्ट्रा वायर लैंडिंग करी है, मतलब कंपनी की पावर में जितना नहीं था उससे ज्यादा पैसा लैंड कर दिया है डायरेक्टर ने, तो कंपनी उसके लिए केस फाइल कर सकती है और उस पैसे को वापस रिकवर कर सकती है। ठीक है, ये कंसिक्वेंसेज हो जाते हैं अगर कोई भी अल्ट्रा वायर एक्ट डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पर कर देते हैं। यहाँ पर आपका ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो देखना है हमें वो हैगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो देखिए, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एंड इट्स बायलॉ और रेगुलेशन विच गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आर्टिकल क्या होता है, जो कंपनी का वो एक बायलॉ होता है जिसके अंदर कंपनी के सारे लॉज एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं और जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को, बिजनेस के कंडक्ट को गवर्न करता है, मतलब चलाता है। जितने भी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट होता है कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट होता है, वो सारे किसके थ्रू चलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो जो चीजें लॉज रेगुलेशन मेंशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। They define the duties, rights, power and authority of shareholder and the director in their respective capacity and of the company and the mode and form in which the business of company to be carried out। ये क्या बताता है, जो भी डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनकी ड्यूटीज, राइट्स, पावर और अथॉरिटी क्या क्या है, ये सारी चीजें बताता है। उसके अलावा कंपनी की पावर, राइट्स और ड्यूटीज बताते हैं और कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से चलेगा, ये सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ कॉपीज ऑफ आर्टिकल, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, वो तो अ कंपनी शैल ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड बाय मेंबर सेंड टू हिम विद इन 7 days ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन पेमेंट ऑफ 1 रुपी अ कॉपी ऑफ द आर्टिकल। क्या बोला है, अगर कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो डिमांड करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपीज, तो कंपनी को वो कॉपीज देनी पड़ेगी 7 दिनों के अंदर अंदर मेंबर्स को, जितनी भी उनकी फीस है उसके अकॉर्डिंग। If a company make default, the company and every officer of company who is in default shall be punishable with a fine up to 50। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो कंपनी और हर ऑफिसर जो ऐसा करने में लायबल, मतलब डिफॉल्ट कर जाता है, वो कॉपीज को प्रोवाइड नहीं करता है मेंबर को, वो 50 रुपए तक का फाइन उस पर लग सकता है, इसके लिए वो पनिशेबल होगा। आर्टिकल ऑफ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, जो कंपनी का जैसे हम मेमोरेंडम को अल्टर करते हैं वैसे आर्टिकल को कैसे कैसे अल्टर कर सकते हैं, तो सेक्शन 31 प्रोवाइड द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू द कंडीशन कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम अ कंपनी में बाय स्पेशल रिजोल्यूशन अल्टर और ऐड टू इट्स आर्टिकल। क्या बोला है, सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि मेमोरेंडम के अंदर ये चीज मेंशन होती है कि कंपनी अपने आर्टिकल को अल्टर कर सकती है या नहीं कर सकती है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी सिंपल स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी के आर्टिकल को अल्टर कर सकती है, उसमें कुछ भी चीज ऐड कर सकती है। A printed or typewritten copy of every special resolution altering the article must be filed with registrar within 30 days of passing the such resolution। अगर कंपनी अपने आर्टिकल को अल्टर करती है तो 30 दिनों के अंदर अंदर एक प्रिंटेड कॉपी उस अल्टरेशन की, मतलब जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा है अल्टरेशन के लिए, उस रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है कंपनी को 30 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑन पावर टू अल्टर आर्टिकल एंड दीज आर। अब कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं कब कब कंपनी अपने आर्टिकल को अल्टर नहीं कर सकती है। तो नंबर 1 है द अल्टरेशन मस्ट नॉट एक्सीड द पावर गिवन बाय द मेमोरेंडम और कन्फ्लिक्ट विद अदर प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम। क्या बोला है, आर्टिकल के अंदर कोई भी ऐसी पावर को नहीं बढ़ाया जा सकता है जो कि मेमोरेंडम की पावर से ज्यादा हो जाए, मतलब मेमोरेंडम के अंदर किस चीजों की कुछ पावर दी गई है उससे ज्यादा आर्टिकल के अंदर की पावरों को नहीं किया जा सकता है। या फिर अगर कोई ऐसी प्रोविजन डाल रहे हो आर्टिकल के अंदर कि जो कि मेमोरेंडम की प्रोविजन के साथ कन्फ्लिक्ट कर जाए, अगेंस्ट चली जाए उसके, ऐसी कोई भी अल्टरेशन आप नहीं कर सकते आर्टिकल के अंदर। फिर द आर्टिकल मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट और एनी अदर स्टैट्यूट। जो आप अल्टरेशन कर रहे हो वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी और कंपनीज एक्ट की प्रोविजन या किसी और एक्ट की प्रोविजन के साथ कन्फ्लिक्टेशन नहीं होना चाहिए उस अल्टरेशन का।
नेक्स्ट है द अल्टर्ड आर्टिकल मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच इज इलीगल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और अनलॉफुल। जो आर्टिकल में अल्टरेशन कर रहे हो वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए और अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है द अल्टरेशन मस्ट बी बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज द होल। द अल्टरेशन विल नॉट हाउएवर बी बैड मेयरली बिकॉज इट इन्फ्लिक्ट हार्डशिप ऑन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। जो अल्टरेशन है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, उससे कंपनी को या शेयर होल्डर को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी आप आर्टिकल के अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं। The alteration must not constitute a fraud on the minority of the majority if the alteration is not for the benefit of company as a whole but for the majority of shareholders, then the alteration would be bad। क्या बोला है, जो अल्टरेशन होनी चाहिए वो उसके साथ उसकी वजह से माइनॉरिटी के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्टरेशन से सिर्फ जो मेजर शेयर होल्डर है उन्हें फायदा हो और जो माइनर शेयर होल्डर है उन्हें कोई फायदा ना हो या नुकसान हो। तो ऐसा कोई भी अल्टरेशन कंपनी के लिए लिमिट रिस्ट्रिक्टेड है। Next, an alteration of article to effect on conversion of public company into private company cannot be made without the approval of government। अल्टरेशन कर रहे हो आप आर्टिकल के अंदर, क्या अल्टरेशन कर रहे हो कि पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, तो ऐसी अल्टरेशन करने के लिए आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर आ कंपनी कैन नॉट जस्टिफाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी और अवॉइड अ कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी बाय अल्टरिंग आर्टिकल। जो कंपनी है वो अल्टरेशन के अंदर कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे क्या हो, थर्ड पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो जाए या फिर उसकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है कंपनी की वो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी खत्म हो जाए अल्टरेशन से। अगर कोई ऐसा अल्टरेशन कर रही है कंपनी तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, ये आपकी लिमिटेशंस हो गई हैं कि क्या क्या अल्टरेशंस आप आर्टिकल के अंदर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपके दो डॉक्ट्रिन निकल के आते हैं, मतलब दो थ्योरीज निकल के आती हैं आर्टिकल से रिलेटेड। पहली है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल इंडोर मैनेजमेंट। तो ये क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस थ्रोज अ बर्डन ऑन पीपल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी दैट दे आर प्रिज्यूम्ड टू हैव रीड द डॉक्यूमेंट दो इन फैक्ट दे माइट नॉट हैव रीड देम। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है और एक और आएगा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये दोनों साथ में मिलकर पढ़े जाते हैं। तो क्या बोला है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है वो कंपनी के ऊपर एक मतलब जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहे होते हैं उनके ऊपर एक बर्डन डाल देता है, एक लाइबिलिटी ला देता है। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर क्या माना जाता है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है ये माना जाता है उसने कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट है उन्हें पढ़ा हुआ है, फिर चाहे उसने पढ़ा हुआ हो, उसकी इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को हो या ना हो, ये मान लिया जाता है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट और सारी चीजों की उसे इन्फॉर्मेशन है। इन अदर वर्ड, दे आर नॉट बाउंड टू इंक्वायर इनटू द रेगुलरिटी ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग। An outsider is not expected to see that company carries out in internal regulation। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है। वो ये कहता है अगर कोई कंपनी और किसी आउटसाइडर के साथ डीलिंग हो रही है तो आउटसाइडर है वो ये मान सकता है कि कंपनी को जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले, वो सारी इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंपनी की हो रखी हैं। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक डॉक्ट्रिन है ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो ये कहता है कि जो आउटसाइडर है उसे पूरी नॉलेज है, अगर उसने डॉक्यूमेंट्स को रीड करा या नहीं करा उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। वहीं जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो ये कहता है कि कंपनी ने इंटरनल प्रोसीडिंग पूरी करी है या नहीं करी उसके लिए जो बाहर वाली पार्टी है वो लायबल नहीं होगी, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा कि कब कब बाहर वाली पार्टी लायबल होगी कि कंपनी ने जब वो चेक ना करे कि कंपनी ने इंटरनल प्रोसीडिंग फुलफिल करी है या नहीं करी, कब ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी बाहर वाली पार्टी पर और उसके लिए बाहर वाली पार्टी लायबल हो जाएगी। तो पहला है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। तो द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन हु हैव एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ वांट ऑफ अथॉरिटी ऑफ द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। क्या बोला है, मान लीजिए जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसे पता है कि कंपनी के अंदर कुछ इरेगुलरिटी है, मतलब जो प्रोविजन जो जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कंपनी ने वो सारी चीजें पूरी नहीं कर रखी हैं, लेकिन ये जानते हुए भी वो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो फिर वो पर्सन खुद लायबल होगा। अगर कोई भी आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम आती है उसके लिए वो पर्सन खुद लायबल होगा, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। ये इसकी फर्स्ट एक्सेप्शन है। सेकेंड एक्सेप्शन है नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल। तो द रूल कैन नॉट बी इन्वोक्ड इन फेवर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट कंसल्ट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल डज नॉट रिलाई ऑन देम।
क्या बोला है, जो मेमोरेंडम है और आर्टिकल है वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो अगर पर्सन ने उन्हें ही रीड नहीं करा और वो कंपनी के साथ एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके लिए भी वो पर्सन खुद लायबल होगा, कंपनी लायबल उसके लिए नहीं होगी। नेक्स्ट है वॉइड और इलीगल ट्रांजेक्शन। तो द रूल डज नॉट अप्लाई टू ट्रांजेक्शन विच आर वॉइड और इलीगल एब इनिशियो। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो वो पर्सन किस इलीगल हैगी और वो पर्सन फिर भी एंटर कर रहा है कंपनी के साथ, तो उसके लिए भी वो पर्सन लायबल होगा, कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। फिर नेग्लिजेंस, तो इफ एन ऑफिसर ऑफ कंपनी डज समथिंग विच वुड नॉट ऑर्डिनरी विद in his power, the person dealing with him must make proper inquiry and satisfy himself as to the official authority. If he fails to make inquiry, he cannot rely on the rule. नेग्लिजेंस क्या बोला है कि अगर थोड़ी सी जांच पड़ताल करके वो पर्सन पता लगा सकता था कि जो ये पर्सन मेरे साथ डील कर रहा है कंपनी के बिहाफ पर, इसके पास ये पावर नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, थोड़ी सी भी जांच पड़ताल इंक्वायरी नहीं करता है और उसे नहीं पता लग पाता कि एक पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है, तो उसके लिए भी वो पर्सन लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। तो ये आपकी एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सेक्शन 610 प्रोवाइड दैट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड देन दे कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल फी। क्या बोला गया है, जो मेमोरेंडम है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी उन्हें इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब कोई भी उन्हें कभी भी चेक कर सकता है। Therefore, any person who contemplates entering into contract with the company have means of ascertaining and is thus presumed to know the power of company and the extent to which they can be delegated to the director. तो अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो ये माना जाता है कि उस पर्सन को इन दोनों डॉक्यूमेंट की पूरी पूरी नॉलेज है, वो उसने कंपनी की सारी पावर और जो जो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारी चीज़ों के बारे में उस पर्सन को पता है। In other words, every person dealing with the company is presumed to have read these documents and understood them in their true perspective. This is known as doctrine of constructive notice. तो doctrine of constructive notice के अकॉर्डिंग क्या प्रेज्यूम करा जाता है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसे कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज है और सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सभी चीजों के बारे में पता है। Even if the party dealing with the company does not have actual notice of the content, it is presumed that have constructive notice. चाहे उस पर्सन को, जो पर्सन डील कर रहा है, उसे नॉलेज हो या ना हो, बस ये मान लिया जाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अकॉर्डिंग कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, उसे इन सारी चीजों के बारे में पता है। ठीक है, अब जो लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो हैगा इस यूनिट का, वो हैगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी की। कंपनी को हम ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो द MCA 21 प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इनेबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जो MCA प्रोजेक्ट 21 आया था उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है उसके प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है। इसमें दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें रन को समझना है। रन क्या होता है, रिजर्व यूनिक नेम इज अ वेब सर्विस used for reserving a name for a new company or for changing its existing name. It verify that the name is unique is not. तो सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी को रजिस्टर करवाना है, तो जो कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं उन्हें पहले रन पर जाना पड़ेगा। रन क्या है, एक वेब सर्विस है कि जहाँ पर आपको ये पता लगता है कि आप जो कंपनी का नाम रिजर्व करना चाहते हैं वो यूनिक नेम है या पहले से किसी कंपनी का नेम तो नहीं है। ये सारी चीजें इस वेबसाइट पर आपकी चेक हो जाती हैं। फिर है द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड रिजर्व द नेम फॉर द पीरियड। तो इस रन के अंदर एक होता है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC, जो कि आपके डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके नेम को रिजर्व कर देता है। कितने टाइम के लिए, पहला 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इफ इन केस ऑफ नेम इज रिजर्व फॉर न्यू कंपनी। अगर आपकी नई कंपनी बन रही है तो 20 दिनों के लिए नाम रिजर्व हो जाता है। एंड 60 डेज फॉर द डेट ऑफ अप्रूवल इफ इन केस ऑफ इंक्लूडिंग अ चेंज इन नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। और अगर अपनी आप कोई पुरानी कंपनी है उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आप नाम रिजर्व कर रहे हैं, तो वो 60 डेज के लिए नाम रिजर्व करा जाता है। उसके बाद आता है आपका सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, जिसे स्पाइस का नाम दिया जाता है। तो द स्पाइस मेथड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। द कंपनी it is notified by the government in October 2015, aims to ensure ease in doing business and reduce time in incorporation of company. स्पाइस क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जो कि अक्टूबर 2016 में आया था, जिसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा जाता है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करा जाता है, जिससे जो इनकॉर्पोरेशन का टाइम था मैन्युअली वो सारा सेव कर लिया जाता है।
प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले INC 32 फाइल एन एप्लीकेशन एज पर इंटीग्रेटेड फॉर्म INC 32 फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। नेम इनकॉर्पोरेट करने के लिए, रिजर्व करने के लिए INC 32 फाइल करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रपोज्ड कंपनी डायरेक्टर, OPC प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, जो भी करना चाहता है इसको इनकॉर्पोरेट, चाहे वो डायरेक्टर हो, OPC का हो, प्राइवेट कंपनी का हो, उसे INC 32 फिल करना पड़ता है। ओनली वन नेम इन फॉर्म INC 32। INC 32 के अंदर एक ही नेम रिजर्व किया जा सकता है। INC 33, INC 34, MOA फाइल्ड इन फॉर्म 33, AO फाइल्ड इन 34। उसके बाद क्या करना पड़ता है, ये सारे फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। फिर रहेगा मैक्सिमम 3 डायरेक्टर, तो द पर्टिकुलर ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 डायरेक्टर शैल बी अलाउड टू फाइल्ड इन INC 32 इन केस व्हेन प्रपोज्ड डायरेक्टर डू नॉट हैव डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। INC 32 के अंदर आपको कम से कम 3 डायरेक्टर की डिटेल्स देनी होती हैं, जो कि आपके प्रपोज्ड डायरेक्टर रहेंगे जब तक उनको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिल जाता है। फिर रहेगा प्रमोटर, तो द एप्लीकेंट shall sign and witness digitally the memorandum association and article of association prepared in e-form INC 33 and 34 and both form has attached from to e-form INC 32। क्या बोला है, जो एप्लीकेंट है मतलब जो प्रमोटर है वो इन सभी डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन करेगा, मेमोरेंडम को, आर्टिकल को जो कि INC 33 और 34 में बनाए गए हैं, और उसे अटैच करेगा INC 32 के साथ। फिर एज पर सेक्शन 12 अ कंपनी वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एंड अटैच्ड इन INC 32 इन केस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज डिफरेंट। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, अगर आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो डिफरेंस है तो उसकी वेरिफिकेशन करी जाएगी। फिर रजिस्ट्रार, तो द रजिस्ट्रार इन हुज जुरिडिक्शन द ऑफिस ऑफ प्रपोज्ड कंपनी विल बी सिचुएटेड विल प्रोसेस अलॉटमेंट ऑफ DIN INC 32। ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट डेफिशिएंसी इफ एनी एंड रिमूवल ऑफ द सेम। जो रजिस्ट्रार है उसका काम क्या होता है, जिस भी जुरिडिक्शन के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो क्या करेगा, उसका रजिस्ट्रार उन्हें DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करेगा, और INC 32 के अंदर अगर कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसे रिमूव करने के लिए बोलेगा। रिजेक्ट कब होती है, तो द एप्लीकेशन ऑफ प्रपोज्ड कंपनी में बी रिजेक्टेड बाय रजिस्ट्रार इफ डेफिशिएंसी इज नॉट रिमूव्ड। अगर डेफिशिएंसी है उसे ठीक नहीं करा कंपनी ने तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये था आपका इंटीग्रेटेड प्रोसेस। अब आता है आपका नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, क्या है कंपनी को रजिस्टर करवाने का। तो पहला है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड, DSC जिसे कहा जाता है। ऑब्टेन द DSC फॉर ऑल प्रपोज्ड डायरेक्टर बिकम MCA 21 ई गवर्नेंस रिक्वायर द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर बाय ऑल दोज पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट। आ लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू द डिजिटल सिग्नेचर। क्या बोला है, सबसे पहले जो भी कंपनी के प्रपोज्ड डायरेक्टर हैं उन्हें अपना एक डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करना पड़ता है, जो कि लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है, जो उनसे अपना डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई फॉर DIN प्रॉपर फॉर्मेट बी डिजिटली साइन बाय CA CS कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अपलोडेड बाय MCA पोर्टल आफ्टर पेमेंट ऑफ फी इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड सक्सेसफुल पेमेंट देन प्रोविजनल DIN इज जनरेटेड। क्या बोला है, जब डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन हो जाएगा उसके बाद उन पर्सन्स को क्या करना पड़ता है, अपने DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि उन्हें अलॉट किया जाता है फीस पेमेंट करने के बाद। फिर है वैलिडेट द सिग्नेचर, तो इम्प्लीमेंट अ रोल ऑफ चेक इन MCA एप्लीकेशन टू वैलिडेट द सिग्नेचर डायरेक्टर एज वेल एज प्रोफेशनल हु सर्टिफाइड द डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर द ई-फॉर्म विल बी अपलोडेड इन द पोर्टल। उसके बाद क्या होता है, जो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करे जा रहे हैं इसके लिए जो सिग्नेचर कर रहा है कोई भी प्रोफेशनल है या डायरेक्टर है, उन सभी के सिग्नेचर को वैलिडेट किया जाएगा। उसके बाद नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 टू सिलेक्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एटलीस्ट वन नेम एंड मैक्सिमम ऑफ 6 नेम कंसिस्टेंट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। Also ensure that name does not resemble the name of already registered company and that is not violate the provision of emblem and name. If the proposed name is not available then that case a fresh name of same application। क्या बोला गया है, उसके बाद आपको नेम रिजर्व करना पड़ता है। नेम के लिए आपको कम से कम आपको 6 नाम देने होते हैं प्रायोरिटी की लिस्ट में, कि सबसे पहले आप क्या नाम रखना चाहते हैं, और सबसे लास्ट तक अगर आपके नाम नहीं मिलते हैं तो आपका क्या नाम रखा जा सकता है। तो ऐसे आपको नेम रिजर्व करने पड़ते हैं। जो भी आपका अगर नेम अवेलेबल होता है वो मिल जाता है, कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो पुरानी किसी कंपनी से रिजेंबल करता हो। ठीक है, फिर होता है आपका नेम अप्रूव्ड। आफ्टर द नेम अप्रूवल द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कंपनी बाय फाइलिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी अदर देन OPC विद इन 60 डेज ऑफ नेम अप्रूव्ड। अगर आपका एक बार नेम अप्रूव हो जाता है तो एप्लीकेंट क्या कर सकता है, नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है 60 दिनों के अंदर अंदर। सेक्शन 12 यहाँ पर आता है रोल में, कंपनी फर्निश टू रजिस्टर वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर कंपनी फर्निश करेगी रजिस्ट्रार को उसका रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई करने के लिए।
In such may be prescribed accompanied by any prescribed document, a title, registered document in the name of company, notarized copy of lease rent agreement with name of copy with company of rent paid. जो भी डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रार वो मांग सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तो फाइल पर्टिकुलर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरल पर्सन विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड की पर्सनल। उसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो भी कंपनी ने डायरेक्टर अपॉइंट करा है, की मैनेजरल पर्सन अपॉइंट करा है, उसकी सभी की डिटेल्स 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। फिर ई पेमेंट, मेक पेमेंट ऑफ MCA 21 पोर्टल प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ ई पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फी। फिर आपको पेमेंट करनी होती है, ऑनलाइन ही पेमेंट होती है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग फी की पेमेंट होती है वो आपको करनी पड़ेगी। फिर रिसीविंग ईमेल ऑन अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, देन रजिस्टर्ड जनरेटेड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट विल कंसिस्ट कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इन INC 11 इन फ्यू डेज कंसिस्ट ऑफ पैन ऑफ द कंपनी। क्या बोला है, उसके बाद जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो जो ईमेल होती है उस पर एक कंफर्मेशन मेल आती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है और कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर और पैन परमानेंट अकाउंट नंबर इशू कर दिया जाता है। तो आपका ये प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप किसी भी एक कंपनी को ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं, दोनों प्रोसेस से, चाहे इंटीग्रेटेड प्रोसेस से या नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस से। और इसी के साथ दोस्तों आपकी ये यहाँ पर यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाती है। 2 पार्ट बने हैं वीडियो के, 2 पार्ट के अंदर आपकी मैंने पूरी यूनिट कवर करवा दी है काफ़ी डिटेल में। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।